हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने एग्जामिनेशन की डिस्कशन को और हम हैं चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 5.121 लेट अस रिकैपिटुलेट सेक्शन में और हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं अपने सारे एग्जामिनेशंस के। हम आ चुके हैं बिजनेस फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट के कॉन्सेप्ट पे। अभी बिजनेस फैसिलिटेटर या कॉरेस्पॉन्डेंट जो बिजनेस को करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, उसको गांव गांव में जाके अकाउंट खुलवाना है, ठीक है ना। जैसे कोई बिजनेस है उसके लिए या सर्विस देना कि भाई तुम्हारे बिजनेस को हम पहुंचाएंगे, ठीक है। बिजनेस फैसिलिटेटर जो कि रूरल एरिया में, तो ये रूरल ब्रांच बैंक का रूरल एरिया में कोई अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है और उससे रिलेटेड कोई काम कर रहा है रूरल मतलब गांव एरिया में, तो फिर उसमें एग्जेम्पशन है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को कोई सर्विस देते हो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, अगर इन सबको आप सर्विस देते हो या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन को करने के लिए, जैसे कि पंचायत म्यूनिसिपैलिटी जो भी अपना काम करती है उससे रिलेटेड अगर उनको वो काम करने में हेल्प करने के लिए अगर कोई सर्विस दे रहे हो, प्योर सर्विस है या कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहे हो जिसमें गुड्स नॉट मोर देन 25%, मतलब गुड्स की जो वैल्यू है वो 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो और पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी को दे रहे हो, प्योर सर्विसेज के बेस पे दे रहे हो या फिर कुछ ऐसे गुड्स और सर्विस दोनों दे रहे हो, लेकिन उसमें जो गुड्स की वैल्यू है वो 25% से कम होनी चाहिए टोटल वैल्यू के, तो फिर वो एग्जेम्पशन है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स, ये वो दुकानें होती हैं जहाँ पे राशन की दुकान, सरकारी राशन की दुकान है ना। अगर आप, सरकार तो गली गली में नहीं बैठेगी राशन बांटने के लिए, तो ये इन्होंने अपना एजेंसी दे रखी है, फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं उसको, FPS बोलते हैं या PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें अगर कोई दुकान खोलता है और फिर राशन होल्डर को अगर राशन देता है तो फिर एग्जेम्पशन है, उस पर कोई GST नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UT अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम, अगर आप सर्विस दे रहे हो इन सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कोई भी इंश्योरेंस की टाइप की सर्विस दे रहे हो तो एग्जेम्पशन है। नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UT एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, UT के लिए अगर आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करके देते हो तो फॉर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, जिसका सारा का सारा जो खर्चा है, मतलब 75% से ज़्यादा का खर्चा अगर गवर्नमेंट भी कर रही है तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम पे GST नहीं है, तो आप GST वाला बिल मत देना गवर्नमेंट को। लीजिंग सर्विस, अपफ्रंट अमाउंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज, अगर 30 साल की अगर लीज है or more of industrial plots or plots of development of infrastructure financial business provided by the central government और जो सेंट्रल गवर्नमेंट 30 साल के लीज प्रोवाइड करती है या प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो देती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करती है या गवर्नमेंट जिसमें या ऐसी एंटिटी कर रही जिसमें सरकार की ओनरशिप 20% से ज़्यादा है, तो लीजिंग सर्विस में भी GST नहीं। अब ये मत बड़े बड़े जो मॉल होते हैं उसमें जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, वो जो लीज पे लेते हैं 9-10 साल के लिए, उस पर एग्जाम्पशन नहीं है। वो उस पर है एग्जाम्पशन जिसमें सरकार की ओनरशिप 20% से ज़्यादा हो और लीज पीरियड है कितने का, 30 साल से। तो अभी जैसे रिसेंटली मैंने जिनको सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, तो उन्होंने 9 साल के लिए लीज पे लिया एक बहुत बड़े टावर में। तो अब 9 साल का जो लीज है और उस पर जो भी अमाउंट पे किया जाएगा उस पर GST है, बट रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं है। तो क्योंकि वो एक तो 9 साल के लिए, प्लस वो ऐसे बड़े टावर में जो कि उस पर सरकार की कोई ओनरशिप नहीं है, ठीक है। लीगल सर्विस, अब अगर बात करें कोई भी ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल मतलब वही स्मॉल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे या फिर किसी एक्ट में जो अथॉरिटी होती है कोर्ट वाली, उसे ट्रिब्यूनल कहते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म है, एडवोकेट्स की पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर इंडिविजुअल है या सीनियर एडवोकेट, इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन अ सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस, सीनियर एडवोकेट को छोड़ के, और उसके बाद फिर सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस से भी कवर कर दिया। तो अगर ये सब ट्रिब्यूनल, पार्टनरशिप फॉर्म, इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अगर ये लीगल सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, any person other than BE, any person
अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब बिजनेस एंटिटी के अलावा अगर किसी को दे रहे हैं तो एग्जम्पशन है, लेकिन बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं तो एग्जम्पशन नहीं है। नाउ बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में उनका एक थ्रेशोल्ड लिमिट बना दिया कि इतने का ही टर्नओवर है तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। वो टर्नओवर आई थिंक 25 लाख का है, क्या है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन वो टर्नओवर की एक लिमिट दे दी है कि पिछले साल अगर इतनी टर्नओवर है तो ही अगर सरकार आपको कोई सर्विस दे रही है, ट्रिब्यूनल पार्टनरशिप ऑन सीनियर एडवोकेट, तो एग्जम्पशन, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। फिर अगर आप ट्रिब्यूनल पार्टनरशिप फर्म और ये सीनियर एडवोकेट्स हैं, ये सारे अगर सर्विस दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी को, लोकल या पंचायत, ये सब जितने भी हैं उन सबको अगर कोई सर्विस दे रहे तो एग्जम्पशन नहीं है। सो मत जाना, ठीक है, कि पता चले सर आप पढ़ाई नहीं करवा रहे हो, आप सोने की तैयारी करवा रहे हो। वैसे तो मेरा खुद ही मन कर रहा है सोने का, लेकिन जैसे मैं खुद पढ़ता था उस टाइम आँख में बिल्कुल पानी डाल डाल के, लेकिन इस टाइम मैं उठ नहीं सकता ना बार बार, फिर आप बोलोगे यार पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड करना छोड़ के कहाँ चले गए। नहीं तो मैं जब मैं पढ़ता था तो मुझे याद है जो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था जीएसटी का ही था, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसमें मैं पूरी रात जगा रह गया था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चलो आज की रात अगर जग गए तो शायद दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो पूरी रात जगा रह गया और फिर जब मैं सुबह लाइब्रेरी में बैठा तो मुझे नींद आने लग गई। तो क्या करता है ऐसी सिचुएशन में, और वैसे मैं लिखता ज़्यादा था तो लिखता रहा, फिर भी ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है, तो पूरा एक ठंडा बोतल का पानी, मतलब ठंडा पानी का बोतल लिया है एक मैंने और अपने ऊपर पूरा डाल लिया, बिल्कुल ठंडा ठंडा होके फिर लिखना शुरू किया। और मुझे याद है 10 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक मैं लिखता ही रहा, और बस आधे घंटे का ब्रेक और वो 2 बजे से एग्ज़ाम में लिखना शुरू कर दिया। तो भाई ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन तो आएगी ही लाइफ में कि जब मन करेगा कुछ और करने का और हमें करना कुछ और है सक्सेस के लिए। तो अभी भी मेरा मन तो कर रहा है सोने का, लेकिन नहीं ना, मेरा भी ऑब्जेक्टिव है कि भाई बच्चों के लिए या फिर अपने छोटे भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए कुछ ऐसी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लूँ जो मैं खुद सोचता था कि कोई हो ऐसा बंदा जो 20-20, 25-25 मिनट में क्विक रिवीजन भी करवा दे और बिल्कुल स्टूडेंट की तरीके से बात करे, कोई वो टीचर वाली फीलिंग ना आए। तो मैं शायद वही करने की कोशिश में लगा हुआ। मैं खुद भी ऐसे ही पढ़ता था, तो मैंने चलो भाई ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ये कोई लेक्चर्स ऐसे नहीं है कि कोई टीचर आपको बता रहा है, ये तो एक स्टूडेंट की तरीके से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसे हम ग्रुप डिस्कशन बोल सकते हैं, या फिर किसी सब्जेक्ट की हम डिस्कशन कर रहे हैं क्विकली 15-20 मिनट में एक डिस्कशन कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, बस ये ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए तो नंबर ऑफ लेक्चर्स कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। अदरवाइज वो बैठूँ मैं 3-3, 4-4 घंटे में भाई किसी तरीके से ख़त्म करना है, तो फिर आप भी सो जाओगे। चलते हैं आगे। Legal services provided by a partnership firm of advocates, individual as an advocate other than a senior advocate to another advocate, partnership firm of advocates providing legal service। मतलब एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को, एक फर्म दूसरे एडवोकेट फर्म को अगर दे रहे हैं अदर देन सीनियर एडवोकेट को छोड़ के, तो फिर एग्जम्पशन है। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, ये जैसे आईपीएल चल रहा है तो स्पॉन्सरशिप में आईपीएल में जितने भी लोग हैं इन्वॉल्व, स्पॉन्सरशिप की इतनी सारे कंपनीज हैं, तो क्या इनको एग्जम्पशन है? नहीं, इनको एग्जम्पशन नहीं। आईपीएल कोई नेशनल गेम या नेशनल लेवल पे गेम नहीं हो रहा है, तो स्पॉन्सरशिप कोई भारत का कोई नाम नहीं हो रहा है इसमें ना कि कोई जैसे ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टाइप से। तो उन्होंने बताया कि भाई हम कुछ ऐसे गेम्स हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, अगर इसमें स्पॉन्सरशिप है तो एग्जम्पशन है, उस पर जीएसटी नहीं है। जैसे बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, एफिलिएटेड फेडरेशन है, पार्टिसिपेटिंग टीम्स, इंडिविजुअल रिप्रेजेंट एनी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन और कंट्री, किसी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट को कर रहे हैं, जोन को कर रहे हैं, कंट्री को कर रहे हैं, तो एग्जम्पशन है। बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर द डीफ, मतलब पैरालंपिक जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए भी जो पैरालंपिक होती है, कमेटी ऑफ इंडिया है, स्पेशल ओलंपिक भारत है, ये सब के लिए जो स्पॉन्सर्स मतलब चाहते हैं भाई प्रमोट करो, आओ भाई, लेकिन कंपनीज भी तो वहीं जाती है ना जहाँ पे पैसा ज़्यादा हो।
ना बाय द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चर एंड स्पोर्ट्स बोर्ड। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चर एंड स्पोर्ट्स बोर्ड्स है। देखो ना, अब हम और आप लोग क्या देखते हैं, आईपीएल देखते हैं ज़्यादा से, या फिर कुछ ऐसे गेम्स देखते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन कभी हमने देखा पैरालंपिक, क्या ओलंपिक में सीरियस रहे हम? ये सब चीज़ें हैं जो, या फिर हॉकी है, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। हम देखेंगे, उनकी व्यूवरशिप बढ़ेगी, तो वहाँ पे स्पॉन्सरशिप के लिए कंपनी जाएगी, फिर अल्टीमेटली उन प्लेयर्स के घर में पैसा जाएगा। लेकिन यहाँ तो क्रिकेटर्स ही अमीर बनते जा रहे हैं। तो यही सब है। तो इनको थोड़ा सा बचाने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए बताया, आप आओ, इनको प्रमोट करो, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दो, फिर हम आपको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर देते हैं। एज पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अंडर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम, इस सब के अंतर्गत अगर कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रही है कंपनी, तो उसको एग्जेम्पशन है। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, अब चलते हैं कि ऐसी सर्विसेज से स्किल डेवलप होगी। और वो ज़्यादातर सर्विसेज सरकार ने अपने पास, सरकारी सर्विसेज, जैसे कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएसडीसी सेटअप किया है। सेक्टर स्किल काउंसिल एसएससी, ये भी एनएसडीसी में। असेसमेंट एजेंसी अप्रूव्ड बाय एसएससी एनएसडीसी, अ ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय एसएससी एनएसडीसी। देखो, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएसडीसी को सेटअप किया। उसकी जो सर्विसेज हैं उस पर जीएसटी नहीं है। इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन, मॉनेटरी रिवॉर्ड स्कीम है, या एनी अदर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द एनएसडीसी। तो जहाँ भी एनएसडीसी का नाम आ जाए, स्किल्स का नाम आ जाए, तो देखना एनएसडीसी वर्ड है तो फिर एग्जेम्प्ट कर देना। नाउ सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज इम्पैनल्ड सेंट्रली बाय डीजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, बायो ऑफ असेसमेंट अंडर एसडीए स्कीम। भाई, गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए, और पढ़े लिखे लोग अगर जाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ तो उनके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग जॉब की तरफ जाते हैं, वो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, देखो कि बेचारा अकेला ही होता है अपने परिवार के लिए कमाने वाला, परिवार की उम्मीदें ही उससे होती है कि पढ़ाई लिखाई करके भाई जाके नौकरी करे और लाइफ स्टाइल सुधारे फैमिली की। तो सही है, एक लिमिटेड टाइम के लिए तो जॉब करनी चाहिए अगर कोई और ऑप्शन नहीं है या बैक सपोर्ट नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल की जॉब हो जाती है तो सोचना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, ताकि आप फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सको लोगों के लिए। अल्टीमेटली गोल तो यही है पढ़ने लिखने का। सिर्फ अपनी ही नौकरी में अगर पूरी ज़िंदगी बिता देंगे तो हम 10 लोगों को भी नौकरी कैसे दे पाएंगे? क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जो सीनियर्स होते हैं, चाहे वो सीए ही क्यों ना हो, सीएफओ बन जाते हैं, बड़े बड़े पोजीशन पे चले जाते हैं, जब बात नौकरी बचाने की आती है तो अपने टीम मेंबर की नहीं सोचते, वो अपनी सोचते हैं। क्योंकि भाई उनको मोटी सैलरी मिल रही है तो उनको तो बस यही है कि चाहे अपनी टीम का ग्रोथ हो ना हो, उनका ग्रोथ होना चाहिए। तो मैंने क्या क्या फ़ायदा है फिर जब एक नौकरी बचानी है, या नौकरी में ही इतनी पढ़ाई लिखाई करके पूरी ज़िंदगी बितानी है? तो इससे तो अच्छा है ना कि भाई ठीक है, एक टाइम के लिए नौकरी करो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की तरफ जाओ, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे जाओ, एंटरप्रेन्योर्स बनो। चलो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, वैसे ऐसे सीए को मैं जानता हूँ, मेरी शुरू से ट्रेनिंग ही इंडस्ट्री में ऐसे सीए और के अंडर हुई है जिन्होंने 500 करोड़ की कंपनी भी बनाई है, या फिर 250 करोड़ का फैक्ट्री सेटअप किया है जिसपे 2500-3000 लोगों को जॉब भी दिया है। तो ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो सीए होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, दूसरे के बिजनेस को बचाना, दूसरे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए काम करते हैं। तो क्यों ना वो अपना ही बिजनेस सेटअप करे, ये भी तो हो सकता है। चलते हैं सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज इम्पैनल्ड, तो वही है स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर कोई सर्विसेज है सरकार को दिया जा रहा है तो एग्जेम्पशन है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स अंडर DDU-GKY इम्प्लीमेंटेड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कोई वोकेशनल सर्विस या उनको कोई सर्विस दे रहा है या वो सर्विस दे रही है तो एग्जेम्पशन है। परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट, अगर कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो इस टाइप के आर्टिस्ट नहीं, या फिर क्या कहते हैं रैप वाले आर्टिस्ट भी नहीं, इस टाइप के मतलब नहीं, जो मॉडर्न जो म्यूजिक है उसकी बात नहीं हो रही है, उन वाले आर्टिस्ट के लिए कोई एग्जामिशन नहीं है। एग्जामिशन उनके लिए जैसे कि फोक म्यूजिक है, हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, इतनी जगह है घूमने लायक, मतलब आप
विजिट करोगे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कम्युनिटी में जाओगे, तब पता चलेगा खाना पीना रहना, उनके गाने, उनका डांस, है ना। तो इन्होंने जो फोक म्यूजिक है, क्लासिकल आर्ट ऑफ फॉर्म है, म्यूजिक, डांस और थिएटर को उन्होंने एग्जेम्प्ट दिया है। बट इसमें भी कंडीशन, इफ द कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1,50,000। लेकिन ये लोग अगर 1.5 लाख से ज़्यादा ना लें तो 1.5 लाख तक एग्जेम्पशन है। दिस एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच आर्टिस्ट। अगर वही आर्टिस्ट अगर ब्रांड एम्बेसडर के तरीके से काम करेंगे तो एग्जेम्पशन नहीं है, मतलब इंडिविजुअली काम करे। अगर ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे तो फिर एग्जेम्पशन नहीं है। लेकिन कौन देता है फोक म्यूजिक सुनने के और ये ऐसे क्लासिकल डांस देखने के 1.5 लाख रुपए किसी को? आजकल तो किसी को, हर बंदे को कुछ ऐसे वल्गैरिटी या फिर कुछ ऐसे सॉन्ग्स पे डांस चाहिए, है ना। पर अच्छा है, गवर्नमेंट ट्राई तो कर ही रही है कि सब चीज़ को प्रमोट करने की। अब ये लोग जाएंगे बोलेंगे भाई हमारी सर्विस पे या हम जो करके देंगे उस पर कोई जीएसटी नहीं, तो भाई सामने वाला सोचेगा हाँ यार ठीक है, जीएसटी नहीं लगता है, थोड़ा सा सस्ता रहेगा, ले कराते हैं यही सब। नाउ राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, अगर उस पर एडमिशन या उस पर एंट्री हो रही है, उस पर एडमिशन टिकट्स हैं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं। म्यूजियम है, नेशनल पार्क चले गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चले गए, टाइगर रिजर्व है, जू है, प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स है, जो पुराने पुराने ज़माने के जो बिल्डिंग्स हैं, या कोई इवेंट है जहाँ पे जो एडमिशन टिकट है वो 500 से ज़्यादा का नहीं है, सर्कस, डांस, मतलब कोई ऐसे सर्कस, डांस, थिएटर परफॉर्मेंस, ड्रामा, बैलेट, अवार्ड फंक्शन, कंसर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट के अलावा बात हो रही है रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट भी और प्लानिटोरियम में, तो प्लानिटेरियम है, तो इन सब पे अगर किराया, मतलब जो सॉरी वो जो एडमिशन टिकट है वो 500 से कम है तो उस पर जीएसटी नहीं है। सर्विसेज by an unincorporated body or non-profit entity registered under any law for the time being in force। अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, मतलब कि कॉर्पोरेट बॉडी नहीं, कंपनी की बात नहीं हो रही है, या फिर नॉन प्रॉफिट एंटिटी की बात हो रही है जिनका जो मोटिव है वो पैसा कमाना नहीं है, तो अगर ये लोग ऐसा काम करते हैं जो अपने ही मेंबर को सर्विस, जैसे ट्रेड यूनियन है, तो वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आएंगे। जैसे अप टू एन अमाउंट ऑफ 75,000 पर मंथ पर मेंबर फॉर सोर्सिंग। अगर जैसे किसी अपने ही मेंबर के लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहते हो, हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, अगर वो अपने सोसाइटी के मेंबर्स के लिए अगर 7500 पर मेंबर चार्ज करते हैं गुड्स और सर्विसेज की प्रोवाइड करने के लिए, उनके लिए अरेंजमेंट करने के लिए, तो फिर टैक्स उस पर एग्जेम्पशन है, टैक्स नहीं है। नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच एंटिटी और बॉडी, अगर वो सब सर्विसेज दे रहे हैं लेबर और फार्मर को, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेलफेयर के लिए, प्रमोशन ऑफ ट्रेड, व्यापार को बढ़ाने के लिए, कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटेबल एक्टिविटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इन सब को बचाने के लिए अगर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं तो उस पर एग्जेम्पशन है। लेकिन ये सब जो अपने ही मेंबर्स के लिए जो ये सब काम कर रहे हैं उस पर जो चार्जेस है वो 1000 पर मेंबर पर ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। भाई आप किसी ट्रेड कम्युनिटी के मेंबर हो, कॉमर्स के मेंबर हो, इंडस्ट्री के मेंबर हो, लिटरेचर के मेंबर हो, तो ये सब जो आपको सर्विस देंगे तो वो आपसे 1000 से ज़्यादा साल में कलेक्ट ना करे तो उस पर जीएसटी नहीं है। अब है अदर एग्जेम्प्ट सर्विसेज। नाउ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और इंडिपेंडेंट पार्ट देयर। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो अपनी कोई भी बिजनेस को एज ए गोइंग कंसर्न, मतलब कल होके कोई ना कोई उसे चलाने वाला है, कोई बंद नहीं कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहेगा, उसको क्लोज नहीं हो रहा है, तो उस पर एग्जेम्पशन है। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंशियल, कोई रहने की जगह है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जिसको रेंट पे दे रहे हो, किसी रजिस्टर्ड, मतलब किसी बंदे को दे रहे हो, रहने की कोई जगह दे रहे हो, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के रेंट पे एग्जेम्पशन है। लेकिन वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ना हो। रजिस्टर्ड पर्सन तो बेसिकली वो बिजनेस हो गया ना फिर, तो ये इंडिविजुअल के लिए। नाउ एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन अंडर दिस एंट्री, दिस एंट्री शैल कवर सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को भी देते हो रेंट की सर्विसेज, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड रेंट्स द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। अब रजिस्टर्ड, मैं तो एक प्रोप्राइटरशिप है मेरी फर्म, तो मैंने भी तो रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो इस केस में रजिस्ट्रेशन पर्सन होने के बाद भी
अगर मुझे रहने के लिए वो घर मैं यूज़ कर रहा हूँ पर्सनल कैपेसिटी में, तो एग्जेम्पशन है। सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट एंड नॉट दैट ऑफ प्रोप्राइटरशिप, और वो जो रेंटिंग है वो मेरे पर्सनल के नाम से हो, ना कि मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से, तो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, अगर किराए पे कोई दे रहे हो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जैसे मोटर व्हीकल है जिसमें 12 से ज़्यादा पैसेंजर बैठ सकते हैं, तो ऐसे अगर कोई बस है जैसे, या कोई मिनी बस है 12 से ज़्यादा, तो उसकी सर्विस एग्जेम्प्ट है। या लोकल अथॉरिटी को दे रहे हो कोई सर्विसेज बाय गिविंग ऑन हायर लोकल अथॉरिटी इलेक्ट्रोली, या फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल है, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात हो रही है जो 12 पैसेंजर से ज़्यादा की सीटिंग कैपेसिटी, तो एग्जेम्पशन है। या किसी जीटीए को दे रहे हो जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को लेकर है, तो भी एग्जेम्पशन है। मोटर व्हीकल जीटीए द्वारा नहीं, ये जीटीए को दिया जा रहा है इसलिए एग्जेम्पशन है। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, ये सब तो हमने वैसे भी देखा था एजुकेशन के केस में कि अगर ये सब सर्विसेज देती है कोई अपने स्टाफ के स्कूल को, स्कूल स्टूडेंट्स को, तो फिर एग्जेम्पशन है। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, टोल चार्जेस पे करो उसके बाद फिर उस हाईवे पे जा सकते हो, तो उस टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं है। फिर एडमिशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी की डिपार्टमेंट है, अगर वो जो ट्रांसमिशन कर डिस्ट्रीब्यूशन करे इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की, तो उस पर एग्जेम्पशन है। सर्विसेज प्रोवाइड बाय इनकम्पीटिव बाय टोटल टर्नओवर, एक तरीके से एजेंट है जो ये सर्विसेज दे रहे हैं बिजनेसेस को जिसका टोटल टर्नओवर 50 लाख है, ना फाइनेंशियल है टर्नओवर है नॉट एक्सीड 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, या फिर पिछले साल में 50 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं है फॉर अ पीरियड 3 ईयर, और 3 साल जो है उस एग्रीमेंट का मतलब जो उस इंक्यूबेटी के साथ, एजेंट के साथ जो किया हुआ है, तो इनक्यूबेटी याद रखना ये वर्ड, तो इसके साथ अगर ये इनक्यूबेटी ऐसे बिजनेस को सर्विस दे रही है जहाँ पे उसका टर्नओवर 50 लाख से नीचे है पिछले साल, और पिछले 3 साल का एग्रीमेंट जो हुआ है वो लैप्स नहीं हुआ, तो फिर एग्जेम्पशन है उसकी सर्विस पे। फिर टैक्सेबल सर्विस है प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड टू टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप, और बायो इंक्यूबेटर रिकॉग्नाइज बाय BIRAC, तो ये सब अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो याद रखना TBIS, TEPNS, TEDP, BIRAC, तो एग्जेम्पशन है। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज़ बाय इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, PTI और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, अगर कोई इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, PTI सरकार की एजेंसी है और यूनाइटेड न्यूज़ अपनी सरकार की एजेंसी, अगर ये कोई न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो एग्जेम्पशन है। सर्विसेज बाय पब्लिक लाइब्रेरी पे एग्जेम्पशंस है। और सर्विसेज बाय ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एग्जीबिशन करवा रहे हैं वो भी आउटसाइड इंडिया, इंडिया में नहीं आउटसाइड इंडिया बिजनेस, तो अच्छी बात है भाई, बिजनेस एग्जीबिशन में आउटसाइड इंडिया करवा रहे हैं, वहाँ पे हमारे जैसे बिजनेस या इंडिया से बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जाएंगे, एग्जीबिशन में पार्ट लेंगे, तो बिजनेस मिल जाएगा इंडिया वालों को, तो एग्जेम्पशन है। अगर आप प्री कंडीशनिंग कर रहे हो, प्री कूलिंग कर रहे हो, राइपनिंग कर रहे हो, वैक्सिंग कर रहे हो, रिटेल कर रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो, लेबल कर रहे हो, अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, मतलब सब्जियों की, फलों की, जिसकी वजह से आप उसकी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव नहीं कर रहे हो, उसको मेंटेन करने के लिए वही सब्जी ताजी रहे, है ना, वेजिटेबल्स सही रहे, तो एग्जेम्पशन है। नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, सरकार तो चाहती है भाई कोल्ड चेन फैसिलिटी हो सर अपने किसानों भाई के लिए, क्योंकि किसान भाई लोग क्या करते हैं, उनकी जो फसल है उनको रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है, क्योंकि घर में रखते हैं तो ख़राब हो जाता है, तो उनके लिए अगर कोल्ड स्टोरेज हो तो उनको सही दाम पे सही दाम मिल पाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना, फिर एक टाइम ऐसा आता है बेचारे जितनी की लागत से वो खेती करते हैं उससे कम पैसे में ही बेचने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ख़राब होने से तो अच्छा है वो बेचारे नुकसान में ही बेच देते हैं, तो उनके लिए तो सरकार चाहती है कोल्ड चेन फैसिलिटी डेवलपमेंट हो, ठीक है, डेवलप हो, तो उस पर एग्जेम्पशन है GST। ना सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, अगर फॉरेन डिप्लोमेटिक मतलब बाहर कोई जा रहा है, बाहर में जो वो है ना क्या बोलते हैं राजदूत, जो जिसपे IRS ऑफिसर, इंडियन IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स जाते हैं तो उस पर भी वो बाहर जाते हैं। ऐसे इंडिया में भी कोई फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है, जब अदर कंट्रीज़ के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उस पर भी उनकी सर्विस पे भी एग्जेम्पशन है। नाउ सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरिज ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कंटिग्यूअस स्टेट्स, अगर कोई सर्विस नेशनल परमिट वाले अगर गुड्स कैरीज हैं उनकी सर्विसेज भी एग्जेम्पशन है। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट में, अगर आप अपना एग्ज़ाम पेपर भी 10 रुपये की पेमेंट के बाद RTI से मंगवा सकते हो, सारी आंसरशिप मैंने तो मंगवाया भी है।
तो उस पर 10 रुपये पे कोई GST नहीं लगता है, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, ये जो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है, अगर वो कोई सर्विस देती है बाय एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विस देता है एज ए प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच और टीम मैनेजर पार्टिसिपेशन स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय RCB, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी अगर कराती है स्पोर्टिंग इवेंट तो एग्जेम्प्ट है, और किसी अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को कराती है तो भी एग्जेम्प्ट है। नाउ सर्विसेज बाय पब्लिक कन्वेंस सच एज बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज यूनिट्स, और ये जो पब्लिक शौचालय है तो उन सब पे भी सर्विसेज और पब्लिक टॉयलेट्स पे भी एग्जेम्पशन है। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें रिकॉल करने में मदद मिली होगी, है ना। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, और नहीं सोए होगे तो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के भी सारे एग्जांपल्स कवर कर लेंगे और फिर टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। थैंक यू मुझे बियर करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।